Good morning and welcome all my dear students in today's lecture. एनटीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देख रहे थे। अभी तक हमने देखा है कि व्हाट इज मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस, हाउ दिस लाइफ प्रोसेसेस आर कैरिड आउट इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। देन एक लाइफ प्रोसेस जिसके बारे में हमने डिटेल में देखा था, दैट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें हमने देखा देयर आर टू स्टेप्स इन ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन, that is first one is body level respiration and second one is cellular level respiration. Out of that, body level respiration includes inhalation and exhalation, while cellular respiration includes three steps, mainly glycolysis, Krebs cycle and etc. Correct. अब टुडे इसी रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। So let's start with this topic. Now एनर्जी प्रोडक्शन जो कि सेलुलर लेवल में होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। थ्री स्टेप्स जो है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स एंड ईटीसी, ये तीनों स्टेप्स के बाद फाइनली ह्यूमन बीइंग के बॉडी में एटीपी फॉर्म में एनर्जी तैयार होती है। और वो भी हमने देखा था कि वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होके नियर अबाउट 38 एटीपी एनर्जी ह्यूमन बीइंग को मिलती है। सो वेरियस फूड प्रोडक्ट्स हम जब कंज्यूम करते हैं तो इन फूड प्रोडक्ट्स का ब्रेकडाउन इन तीन स्टेप्स में कैसे होता है, ये हम पहले देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 6 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हम मोस्टली प्रेफर करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, देन विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एटसेट्रा। तो पर्टिकुलरली विटामिन्स एंड मिनरल्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। बट ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स है, इनका सिस्टमेटिक ब्रेकडाउन, स्टेप वाइज ब्रेकडाउन सेल में होता है। वो किस तरह से होता है, तो लेफ्ट साइड के इस फ्लो चार्ट में आप देख रहे हो, फर्स्ट सब्सटेंस है, फर्स्ट न्यूट्रिएंट है, दैट इज लिपिड। सो लिपिड्स का जब ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स वी कैन से ऑक्सीडेशन जब होता है, तब फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं एंड दीज फैटी एसिड्स एक्चुअली फर्दर रिएक्शन होके कन्वर्ट होते हैं इनटू एसिटिल कोए, and then this acetyl CoA enters into the Krebs cycle, and finally from Krebs cycle then etc we are getting energy plus two byproducts, that is water and carbon dioxide. This is the simple mechanism of lipids. So क्या कहेंगे हम कि जब भी हम लिपिड कंज्यूम करते हैं तो पहले लिपिड का ऑक्सीडेशन होगा। दैट ऑक्सीडेशन होगा मतलब व्हाट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम से बॉडी में इनहेल किया है, उस ऑक्सीजन के साथ लिपिड्स का ऑक्सीडेशन होगा एंड फाइनली वी आर गेटिंग फैटी एसिड्स, एंड देन दीज फैटी एसिड्स, इनका कन्वर्जन एसिटिल कोए में होता है। एसिटिल कोए देन एंटर करता है इनटू क्रेब्स साइकिल, एंड देन क्रेब्स साइकिल में फर्दर फिर से स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होके एनर्जी तैयार होती है। यहाँ पे ईटीसी भी ये रिएक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन रिएक्शन हमने देखा वो भी होता है, एंड फाइनली वी आर गेटिंग एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ लिपिड। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया तो एरोबिक रेस्पिरेशन से या एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से किस तरह से कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन वेरियस प्रोडक्ट्स में होता है एंड हाउ वी आर गेटिंग एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स, उनका फर्स्ट टाइम ग्लाइकोलिसिस होता है, जो कि मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस साइकिल में बताया कि ग्लूकोज का स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होता है। तो ग्लूकोज इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलिसिस होता है एंड ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट तैयार होता है, दैट इज पायरुविक एसिड। अगेन पायरुविक एसिड का एसिटिलेशन होके एसिटिल कोए तैयार होता है एंड दैट एसिटिल कोए एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल एंड अगेन वी आर गेटिंग एनर्जी। करेक्ट। तो ये है कार्बोहाइड्रेट का स्टेप वाइज ब्रेकडाउन। एंड फाइनली 60% कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारे डाइट में रहते हैं, विच इज द मेन सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। देन प्रोटीन्स, अगर हम फूड प्रोडक्ट्स कौन से भी, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो या स्प्राउट्स हो, जब कंज्यूम करते हैं तो उनमें प्रोटीन जो प्रेजेंट रहते हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो वो प्रोटीन्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी भी कहते हैं। तो ये प्रोटीन्स का फर्दर ब्रेकडाउन एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से कैसे होता है, तो प्रोटीन्स, उनका ब्रेकडाउन, दैट मीन्स वी कैन से ऑक्सीडेशन होने के बाद अमाइनो एसिड्स तैयार होते हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन्स बने हुए हैं।
तो ऑब्वियसली जब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा तो अमाइनो एसिड्स रिलीज होने वाले हैं। देन अमाइनो एसिड्स आर रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स एसिटिल कोए। तो फाइनली आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में आई होगी कि कौन सा भी न्यूट्रिएंट रहने दीजिए, आइदर फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, इनका अल्टीमेट कन्वर्जन एसिटिल कोए में ही होता है, और यही एसिटिल कोए एंटर होता है क्रेब्स साइकिल में। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ध्यान में क्या रखना है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड एटीसी, ये तीनों कंप्लीट होने के बाद ही एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑब्वियसली जो भी फूड न्यूट्रिएंट्स या फूड मटेरियल हम कंज्यूम करेंगे, इन सब का कन्वर्जन एसिटिल कोए में होना है। तो प्रोटीन्स का भी वैसे ही एसिटिल कोए में होता है। देन एसिटिल कोए अगेन एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल एंड फाइनली वी आर गेटिंग एनर्जी। So this is the process of energy production through aerobic respiration of carbohydrate, proteins and fats, right? तो साइमल्टेनियसली आप राइट साइड में एक चार्ट देख रहे हो जिसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल में कैसे होता है, इसका फ्लो चार्ट दिया है। तो देयर आर 3 वेज ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो 3 वेज कौन से है देखिए। तो पहले है ग्लूकोज। सपोज तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है, ये तो कॉमन स्टेप है एरोबिक में और अनएरोबिक में, ठीक है। ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से पायरुविक एसिड में होना, इट इज द कॉमन इन एरोबिक एज वेल एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना है। एग्जामिनेशन में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अमंग द फॉलोइंग विच पाथवे इज कॉल्ड एज कॉमन पाथवे बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसका आंसर है ग्लाइकोलिसिस, ये कॉमन पाथवे है। तो ग्लाइकोलिसिस का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होता है। अब पायरुविक एसिड के बाद अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से फर्दर प्रोसेसेस होते हैं। तो पहला ऑर्गेनिज्म है ईस्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट फ्लो चार्ट में कि ईस्ट में किस तरह से अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होके पायरुविक एसिड तैयार होता है, बाद में पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होता है, ये ईस्ट ही फर्मेंटेशन करता है, एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद वी आर गेटिंग अल्कोहल, राइट। तो ये ईस्ट, ये जो यूनिसेलुलर फंगस है, इस फंगस में अनएरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो वो कौन सी स्टेप्स में होता है, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होके पायरुविक एसिड तैयार होना, देन पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होना, एंड फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहल। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी तैयार होता है, प्लस लेस अमाउंट में एनर्जी भी तैयार होती है, ये आपको पता है, राइट। ये रहा अनएरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट वे। देन सेकेंड वे जो कि मोस्ट ऑफ द माइक्रोज में होता है, जिसको हम कहेंगे बैक्टीरिया है या अदर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनमें ये सेकेंड फ्लो चार्ट आपको मिलेगा या इस तरह का अनएरोबिक रेस्पिरेशन मिलेगा, जिसमें ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होके पायरुविक एसिड तैयार होता है, देन पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होता है, एंड फर्मेंटेशन होने के बाद ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं विच आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग। एक्चुअली हमने यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोज में इन प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में देखा है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो कि विनेगर एंड विटामिन तैयार हुए हैं, राइट। मतलब जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फर्मेंटेशन जब करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इंस्टेड ऑफ अल्कोहल इंपॉर्टेंट और यूजफुल प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। तो दिस इज द सेकेंड पाथवे ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देन थर्ड पाथवे आपको यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है, जो कि ह्यूमन बीइंग के मसल सेल्स में या इरिथ्रोसाइट्स में होता है। तो ये अनएरोबिक पाथवे क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ह्यूमन बीइंग हेवी एक्सरसाइज करता है या हेवी वर्क करता है, तो एट दैट टाइम शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग के बॉडी में तैयार होता है, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस अनएरोबिक रेस्पिरेशन लिटिल बिट पीरियड के लिए ह्यूमन बीइंग में हमें मिलता है। तो ये एक्चुअली कौन से स्टेप्स में कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे सेम है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होके पायरुविक एसिड तैयार होता है ह्यूमन बीइंग के मसल सेल में, और पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होता है, एंड फर्मेंटेशन होने के बाद लैक्टिक एसिड तैयार होता है। हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड तैयार होने की वजह से ही हमारे मसल्स पेन करने लगते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक्सरसाइज करने के बाद या जोर से या फास्ट रनिंग करने के बाद अगर आप रुकते हो, थोड़ा रेस्ट लेते हो, तो मसल्स पेन करना चालू करते हैं। तो दैट पेनिंग इन मसल इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। तो इन दिस वे अनएरोबिक रेस्पिरेशन वेरियस ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो क्या देखा हमने, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, एंड दूसरा हमने देखा अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
जिसमें हमने 3 मैकेनिज्म देखे दोनों में भी। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स का किस तरह से ब्रेकडाउन होता है। एंड फाइनली एक चीज आपको ध्यान में आई होगी कि कौन सा भी सब्सटेंस आप जब कंज्यूम करोगे उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद एसिटिल को ये तैयार होने वाला है। वाइल अनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा कि ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड में होना, ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन का ये तो कॉमन स्टेप है। उसके बाद फर्मेंटेशन, ये भी एक कॉमन स्टेप है। हाँ, बट फर्मेंटेशन के बाद कौन सा प्रोडक्ट तैयार होता है, तो इसके थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जो कि ईस्ट में अल्कोहल तैयार होता है, यूजफुल माइक्रोज में विनेगर एंड विटामिन जैसे यूजफुल प्रोडक्ट तैयार होते हैं, वाइल मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड जैसा एक अल्कोहल ही है वो तैयार होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग के मसल्स पेन करने लगते हैं। राइट, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक एज वेल एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? नाउ हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज एटीपी, जिसको हम कहते हैं कि करेंसी ऑफ एनर्जी। राइट, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, दिस ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर टेक्स प्लेस बाय यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हम कहेंगे हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए एटीपी एक करेंसी है। जैसे कि आपको पता है, इंडिया में अगर या किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में कोई इकोनॉमिक लेन देन जो होता है तो वो करेंसी के फॉर्म में होता है। मतलब व्हाट की एक जो भी एक्टिविटी चल रहे हैं वो करेंसी की वजह से चलते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में या एनिमल्स में जब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते हैं तो इसको भी हम एक्टिविटी ही कहते हैं। तो ये एक्टिविटी रन होने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। दैट्स वाई हम ह्यूमन बीइंग के केस में करेंसी ऑफ एनर्जी एटीपी को कहते हैं। तो एटीपी क्या है, तो एटीपी इज ए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। एंड ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, देन एडेनाइन, राइबोज शुगर, जो हम आगे जाके जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये जो वेरियस बॉन्ड, एडेनाइन, राइबोज शुगर, देन फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, इनमें जो बॉन्ड्स रहते हैं, इन बॉन्ड्स में एक्चुअली एनर्जी स्टोर्ड होती है। ओके, एटीपी का किस तरह से फॉर्मेशन होता है जब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तब आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि एक्चुअली फॉस्फेट बॉन्ड्स जो रहते हैं वहां पे ये एटीपी, दैट मीन्स ये एनर्जी स्टोर होती है। एंड जब फॉस्फेट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तब ये एटीपी एनर्जी अवेलेबल होती है बॉडी के लिए। ओके, तो ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स है, वन टाइप के एटीपी मॉलिक्यूल्स ही हम कहेंगे उनको, ये सेल में स्टोर होते हैं एज पर देयर नीड। जिस सेल को ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने पड़ते हैं तो उस सेल में एटीपी मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। करेक्ट, तो एज पर नीड सेल्स अपने आप में या अपने साइटोप्लाज्म में हम कहेंगे, नहीं तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी स्टोर करके रखते हैं। राइट, अगर केमिकल नेचर अगर आप एटीपी का देखोगे तो एटीपी इज ए ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड। एडेनोसिन एक नाइट्रोजन बेस है, राइबोज एक पेंटोस शुगर है। एंड एडेनोसिन एंड राइबोज शुगर अगर एक दूसरे के साथ टाई हुए विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड तो एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड तैयार होता है। एंड इस एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड के साथ 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स अगर वन बाय वन अटैच होते हैं तो कंप्लीट एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। तो दैट्स व्हाई केमिकली हम एटीपी को कहते हैं ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ट्राई मीन्स 3। अब क्या क्या प्रेजेंट रहता है एटीपी के मॉलिक्यूल में, तो मैंने आपको जैसे बताया कि नाइट्रोजनस कंपाउंड एडेनाइन, पेंटोस शुगर, राइबोज एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। पेंटोस शुगर मतलब व्हाट, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। राइट, अब जब हमें जरूरत पड़ेगी एट दैट टाइम फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। दैट मीन्स सेल को जब जरूरत पड़ेगी तब फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होते हैं एंड फाइनली एनर्जी रिलीज होती है। एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन एनर्जी एटीपी इज कॉल्ड एज करेंसी ऑफ एनर्जी। नाउ हियर आप देख रहे हैं एटीपी का स्ट्रक्चर। तो जो मैंने आपको केमिकली स्ट्रक्चर एटीपी का बताया वो किस तरह से है, यहाँ पे आप देख रहे हो। ये जो ब्लू कलर में आपको बेंजीन रिंग दिख रही है, इट इज नथिंग बट अ नाइट्रोजन बेस कॉल्ड एज एडेनाइन। एंड यहाँ पे आपको जो सेकेंड बेंजीन रिंग टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज नथिंग बट पेंटोस शुगर, इट इज राइबोस। और ये दोनों बॉन्ड से अटैच हुए हैं। राइट, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनमें रहता है। सो एडेनाइन ये नाइट्रोजन बेस
एंड राइबोज ये पेंटोस शुगर, ये दोनों मिला के एडेनाइन राइबोज न्यूक्लियोसाइड तैयार होता है। ओके, एडेनाइन राइबो न्यूक्लियोसाइड तैयार होता है एंड इस मॉलिक्यूल को वन बाय वन एक एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल अटैच होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। अब कैसे तैयार होता है एडेनाइन राइबो न्यूक्लियोसाइड का मॉलिक्यूल एटीपी में कैसे कन्वर्ट होता है, तो देखिए, तो एडेनाइन एंड राइबोज ये मॉलिक्यूल को फर्स्ट टाइम एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल अटैच होता है पहले, यहाँ पे आप बॉन्ड की हेल्प से देख रहे हो, तो उसको हम कहेंगे AMP, दैट इज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो मीन्स सिंगल, तो एक फॉस्फेट बॉन्ड पहले अटैच होके AMP तैयार होता है। फिर AMP को सेकेंड फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। पहले एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड अकेला था, पहला फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ तो इस मॉलिक्यूल का नाम बन गया AMP, दैट इज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। देन सेकेंड ग्रुप, सेकेंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होता है तो इसका कन्वर्जन होता है ADP, दैट इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि डाई मतलब दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल आए। देन इस ADP मॉलिक्यूल में अगेन थर्ड फॉस्फोरस मॉलिक्यूल ऐड होता है एंड देन देयर इज a formation of ATP, that is adenine adenosine triphosphate, ट्राई मीन्स 3। तो इस तरह से सिस्टमेटिकली वन बाय वन एक एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल इस राइबोन्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच होता है एंड फाइनली हमारा ATP मॉलिक्यूल तैयार होता है। अब इस ATP मॉलिक्यूल का यूज हमारी सेल कैसे करती है फॉर गेटिंग एनर्जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एडेनाइन प्लस राइबो शुगर प्लस ये तीनों फॉस्फेट ग्रुप जो थे उसमें से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल डिटैच हुआ है, मतलब बॉन्ड ब्रेक होके वो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है एंड इस रिएक्शन में, इस ब्रेकडाउन रिएक्शन में क्या तैयार हुई है, एनर्जी तैयार हुई है एंड ये जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी का यूज हमारे सेल अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस कंप्लीट करने के लिए करते हैं। क्लियर? क्या बताया कि एडेनाइन नाइट्रोजन बेस राइबोज पेंटोस शुगर फर्स्टली कंबाइन होके एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। इस राइबोन्यूक्लियोसाइड को फर्स्ट टाइम एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और फॉर्म होता है AMP, दैट इज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। देन इस एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को सेकेंड फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, तैयार होता है ADP, दैट इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड देन थर्ड मॉलिक्यूल एंड फाइनली वी आर गेटिंग ATP। फर्दर जब इस ATP का ब्रेकडाउन होता है तो कैसे होता है, तो ये जो थर्ड फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो अटैच हुआ था वो सेपरेट होता है एंड वो अकेला फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, हम उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये जो ब्रेकडाउन रिएक्शन है, जो कि बॉन्ड ब्रेक होके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट होता है, इस ब्रेकडाउन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल to complete their metabolic activities. So in this way ATP से हम और we can say एनर्जी हम यूज करते हैं। नाउ अब एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, बट इन शॉर्ट हम इसको देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन ही प्रेफर करते हैं फॉर देयर एनर्जी प्रोडक्शन एंड इस अनएरोबिक रेस्पिरेशन में दो स्टेप्स होते हैं, दैट इज ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन, राइट। अब एक्चुअली अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मेन प्रिंसिपल क्या है, तो ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन। जैसे कि हमने पहले ही देखा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होता है, क्योंकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन मींस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होके फर्दर CO2 प्लस अल्कोहल प्लस लेस अमाउंट में एनर्जी तैयार होती है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देन जब ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या हम कहेंगे कि ब्रेकडाउन जब होता है तो पहले वो पायरुविक एसिड में होता है एंड एक्चुअली दिस पायरुविक एसिड फर्दर ऑर्गेनिक एसिड्स में या अल्कोहल्स में तैयार कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। सो इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन पहले ग्लाइकोलिसिस एंड देन फर्मेंटेशन, ये दो मेन स्टेप्स है। पहली स्टेप में ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड में होता है, सेकेंड स्टेप में पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होके वेरियस प्रोडक्ट्स दैट इज ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल तैयार होते हैं, राइट। तो दिस इज द
सिंपल मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे आप क्लियरली चार्ट की हेल्प से ये मैकेनिज्म अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन की पहली स्टेप यहाँ पे दी है दैट इज ग्लाइकोलिसिस, एंड सेकेंड स्टेप दी है यहाँ पे फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस मीन्स व्हाट, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, और जिसको हम पायरुवेट भी कहते हैं। बाद में यहाँ पे एटीपी भी तैयार होते हैं, ये हमने ग्लाइकोलिसिस पाथवे में देखा है। देन इस पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन दो तरीके से होता है। अगर ह्यूमन बीइंग के केस में देखेंगे तो लैक्टिक एसिड तैयार होता है दैट इज लैक्टेट, एंड माइक्रोब्स की केस में देखेंगे तो फर्मेंटेशन होके इथेनॉल तैयार होता है दैट मीन अल्कोहल। ओके, तो इस तरह से दो स्टेप्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। अब ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन समटाइम्स प्लांट्स भी दिखाते हैं और एनिमल्स भी दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि जब हेवी एक्सरसाइज ह्यूमन बीइंग करेगा या कोई एनिमल करेगा तो हमारे मसल सेल्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। वैसे प्लांट में भी ये समटाइम्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो कब होता है, तो सपोज प्लांट के सीड्स हमने सॉइल में सोन किए और वहां पे वाटर लॉग्ड कंडीशन तैयार हुई, दैट मीन सबमर्ज्ड कंडीशन, कि वहां पे एक लॉन्गर पीरियड के लिए वाटर सैचुरेट हुआ। तो ऐसी केस में सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। तो सीड वहां पे बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ एयर और बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, राइट। मतलब नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट प्लांट भी अगर ऑक्सीजन लेस अमाउंट में अवेलेबल है तो ऐसे केस में अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ओके, तो नॉट ओनली इन माइक्रोब्स बट हायर ऑर्गेनिजम्स में दैट इज प्लांट्स इन एनिमल्स समटाइम्स आपको अनएरोबिक रेस्पिरेशन मिलेगा। दो एग्जांपल हमने देखे, प्लांट की केस में सीड एंड एनिमल के केस में मसल सेल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, कि जब हम कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं तो हमें उनसे एनर्जी मिलती है। एक्चुअली इनका इंट्रोडक्शन हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही देखा था, तो हम डिटेल में अब देखेंगे। तो एनर्जी प्रोडक्शन जो हमारे बॉडी में होता है तो बेसिकली 6 टाइप के न्यूट्रिएंट से होता है, जिसमें पहला न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। तब ये कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है आइदर सीरियल्स से, नहीं तो सम फ्रूट वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, करेक्ट। तो ये सीरियल्स एंड पोटैटोज आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हमारे डाइट में 60% कार्बोहाइड्रेट रहते हैं जो कि मैंने आपको बताया, एंड ये कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देंगे दैट इज 4 किलो कैलोरी फ्रॉम 1 ग्राम। ओके, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जब हम कंज्यूम करते हैं तो इमीडिएटली सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट का यूज हमारी बॉडी या हमारी सेल नहीं करती। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। तो एक्चुअली ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर रहते हैं, तो इन लिवर एज वेल एज इन मसल्स। बट कौन से फॉर्म में ये स्टोर रहते हैं, तो दे स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये हमारे ये दो पार्ट जो है इनमें स्टोर रहते हैं, और जब सेल को जरूरत रहेगी तब सेल इनका यूटिलाइजेशन करके एनर्जी रिलीज करती है या एनर्जी फ्री करती है, करेक्ट। दिस इज द फर्स्ट एनर्जी प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग फूड कंपोनेंट। देन नेक्स्ट वन है प्रोटीन। तो प्रोटीन्स जो कि मैंने आपको पहले बताया कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी कहा जाता है प्रोटीन्स को। अब ये प्रोटीन्स हमें प्लांट से भी मिलते हैं एंड एनिमल से भी मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है प्लांट्स में हम देखेंगे स्प्राउट्स जो हम कंज्यूम करते हैं तो स्प्राउट्स आर रिच इन प्रोटीन। बट एनिमल एंड प्लांट इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग के लिए प्रोटीन्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनिमल दीज आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। ओके, तो जब हम मीट कंज्यूम करते हैं, एग्स कंज्यूम करते हैं, तो ये मीट एंड एग्स ये विच आर आल्सो अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो इनमें जो प्रोटीन्स रहते हैं इनको हम कहेंगे फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स, क्लियर। देन अब ये प्रोटीन्स इसमें जो एनर्जी रहती है वो हमें कैसे मिलती है, तो जैसे हमने पहले देखा कि प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड एंड डाइजेस्टेड जब होते हैं तब वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। अब ये अमीनो एसिड का देन फर्दर ब्रेकडाउन होके हमें एनर्जी मिलती है। अब एक प्रोटीन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, तो नियर अबाउट 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलती है, क्लियर। तो इन दिस वे अभी तक हमने देखा किस तरह से एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वेरियस वेज से। लेटर ऑन हमने देखा कि एटीपी इज ए करेंसी ऑफ एनर्जी, एंड अब हमने देखा कि एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स हमने देखे दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। फॉर नेक्स्ट लेक्चर में
हम रिमेनिंग फूड कंपोनेंट्स से किस तरह से हमें एनर्जी मिलती है ये हम देखेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।